बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर कंट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रॉब्लम है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना ताकि आपको कंसेप्ट वाइज ना हर चीज़ की अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इन वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो अब आप बुक ओपन कर लें सुहेल अफजल प्लस MRF की राइटर की। तो उसकी प्रॉब्लम नंबर 6 को साथ साथ रीडिंग करते हैं, साथ साथ इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स LTD was awarded a contract to build an office block in Lahore and work commenced on site at 1st March 2010। तो 2010 की जगह आपकी बुक में 2017, 16, 18 कुछ भी हो सकता है। ये बुक थोड़ी सी पुरानी है लेकिन सिर्फ ईयर में तब्दीली आएगी। मैं हर वीडियो में कहता जाता हूँ और बाकी अमाउंट्स और फिगर्स सेम रहेंगी। ड्यूरिंग द पीरियड टू 31 दिसंबर 2010 दी एक्सपेंडिचर वाज एज फॉलो। फर्स्ट आइटम है मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर 94110। तो मटेरियल इशू क्या होता है? ये कंपनी के लिए यानी कि इस कंट्रैक्टर के लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है मटेरियल परचेज्ड 280700। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है? एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 61490। तो ये भी एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है वेजेस 184930। तो वेजेस भी आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट देखें, चार्जेस मेड बाय द कंपनी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ₹21460 एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज्ड on 1st March used at a site for ₹121,800। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज किया गया है 1 मार्च को, जब ये कंट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा था तो तब उसकी प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज किया हुआ है उसकी वैल्यू है 1,21,800 रुपया। ठीक है स्टूडेंट्स, और पीछे वाली जो फिगर आपको नजर आ रही है वो कौन सी है? वो चार्जेस की फिगर है जो इस कॉन्ट्रैक्ट ने किए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑन 31 दिसंबर द स्टॉक ऑफ द मटेरियल ऑन द साइट अमाउंटेड ₹21640। तो ये एंडिंग मटेरियल है इस कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट की इनकम कहलाएगी। And there were amount outstanding for wages ₹3660 and direct expenses ₹490। यानी कि ये आउटस्टैंडिंग क्या है? वेजेस हैं 3660 और आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड का लफ्ज लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ, तो इसका मतलब है ये भी आउटस्टैंडिंग ही है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसकी जगह याद है आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर नेम आता था अक्रूड वेजेस और अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि लायबिलिटी और एक्सपेंस हुआ करते थे। तो जो अक्रूड और आउटस्टैंडिंग नेम जो है सेम ही है, मतलब इनका सेम है, दोनों बस नेम तब्दील है। नेक्स्ट देखें, एक्स LTD रिसीव एन अमाउंट द सम ऑफ 641,700। तो ये क्या है? ये एक्स LTD के लिए कैश रिसीव है। एक्स LTD को ये कैश रिसीव हुआ है 6,41,700 रुपया, which represent the amount of certificate number 1 issued by the architect in respect of work completed on 31 दिसंबर 2010 आफ्टर डिडक्टिंग 10% रिटेंशन मनी। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये वर्क सेटिस्फाइड है। वो कह रहा है वर्क सेटिस्फाइड आपका आएगा कैश रिसीव से, जो कि 6,41,700 है। लेकिन कब आएगा? उसके ऊपर परसेंटेज उसने वर्क सेटिस्फाइड की कोई 80 या 90% नहीं दी हुई, उसने ये आपको इंडायरेक्टली बता दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि रिटेंशन मनी रोक के रखे हुए हैं
कितने पैसे रोक के रखे हुए हैं? 10%। रिटेंशन मनी उसने का रिटेंशन मनी का मतलब होता है पैसे रोके गए हैं 10%। 100 में से 10% पैसे रोके हुए हैं, तो इसका मतलब है 90% जो है ना वो वर्क सेटिस्फाइड यहां पर उसको पैसे दे दिए गए हैं। ठीक हो गया। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आपको याद होगा कि जब वर्क सेटिस्फाइड की परसेंटेज नहीं दी होती तो हम रिटेंशन मनी की परसेंटेज को अज्यूम करते हैं, वो है 10%, तो 100 में से 10 माइनस कर दें। तो अब आपने वर्क सेटिस्फाइड की जब अमाउंट लेके आनी है ना तो आपने समझना है कि 90% जो है ना वो वर्क सेटिस्फाइड है आपका यहां पर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर आल्सो अवेलेबल। नंबर 1 पॉइंट देखें इसमें, दी प्लांट एंड मशीनरी हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 5 ईयर एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। एंड नंबर 2 पॉइंट है, द कंपनी टेक प्रॉफिट 2/3 या 2/3 ऑफ वर्क सेटिस्फाइड। अब इन दोनों पॉइंट्स को समझें। नंबर 1 तो आपको उसने ये दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो एस्टिमेटेड लाइफ है यानी कि जो इफेक्टिव लाइफ है ना वो है 5 ईयर और रेजिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई। तो ये मतलब क्या है, ये आपने अगर डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा हो ना बीकॉम पार्ट 1 में अच्छे तरीके से और आइकम में भी आपने इसको पढ़ा हो तो आपको पता है जब डेप्रिसिएशन वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ करता था 10% या 8% या 5%, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट आपको देता था क्या कि प्लांट एंड मशीनरी की जी एस्टिमेटेड लाइफ या इफेक्टिव लाइफ 5 साल है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी दी हुई है, तो वो एक फार्मूला लगाते हैं जिससे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये भी उसने वही दिया हुआ है जो डेप्रिसिएशन अकाउंट के चैप्टर अगर आपको याद हो बीकॉम पार्ट 1 में और आइकम में भी, तो वहां पर आप ये इस तरह की सिचुएशन पढ़ के आए हुए हैं। नेक्स्ट उसने नंबर 2 पॉइंट में क्या कहा, उसने क्या कहा फार्मूला लगाओ प्रॉफिट, इस कंट्रैक्टर ने अपने पास कितना प्रॉफिट रखना है उसके लिए फार्मूला लगाओ, उसके लिए फार्मूला लगाओ 2/3 वाला। और नीचे अब आपने प्रिपेयर क्या करना है, कंट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, वर्क इन प्रोग्रेस आपने प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर करनी है इस साल की 2010 की, लेकिन आपकी बुक में 2017-18 कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ी ओल्ड एडिशन है इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। तो अब हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब सोल्यूशन पर देखें। सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, यही रेफरेंस अमाउंट, ये है डेबिट साइड आपकी, फिर है रेफरेंस अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड आपकी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे हैं 2 कॉलम, ये आपके डेबिट साइड है और राइट साइड पर जो नजर आ रहे हैं 2 कॉलम, ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पर एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, क्रेडिट साइड पर इनकम्स रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहला एक्सपेंस दिया हुआ था मटेरियल परचेज्ड, कंट्रैक्टर ने मटेरियल परचेज किया तो उसका पैसा लगा, खर्चा लगा, तो कितनी है उसकी अमाउंट 280700, बाहर अमाउंट वाले कॉलम में आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है मटेरियल फ्रॉम स्टोर, तो मटेरियल फ्रॉम स्टोर से वो लेके आया है मटेरियल, कंट्रैक्टर इस कंट्रैक्ट के अंदर बिल्डिंग वगैरह जो भी चीज़ उसने बनानी है जिसका कंट्रैक्ट मिला हुआ है वो बनाने के लिए, तो उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट है 94110। फिर नेक्स्ट आ जाइएगा, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस भी क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के नेम से ही पता चल गया कि ये खर्चे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है 61490। इसको देखिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है, आप इसको डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं। फिर इसमें मैंने इनर कॉलम में ना ऐड कर लिए हैं आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे जो अभी मुस्तकबिल में होंगे लेकिन रिकॉर्ड अभी से करनी है उसको, ठीक है ना। तो इसकी अमाउंट को अंदर लिखकर 490 दोनों को जमा करके मैंने बाहर लिख दिया। आप दोनों अमाउंट्स को ना बाहर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ जब दोनों अमाउंट्स को बाहर लिखेंगे ना फिर ये आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ आप प्लस का या ऐड का लफ्ज नहीं लिखेंगे। तो दोनों वैल्यूज को मैंने ऐड किया 61490 और उसमें ऐड किया 490 को, आया 61980। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें वो है वेजेस। तो वेजेस भी खर्चा होता है, इसकी अमाउंट क्या है 184930, मैंने इनर कॉलम में लिखी हुई है, आप इसको डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों अमाउंट को ना जमा करके इस दफा लिख के मैंने बताया, मैं क्या तो स्टूडेंट्स को जरा पता चल जाए ना, दोनों अमाउंट्स को जमा करके भी अक्सर टीचर्स ना बाहर एक लिखवा देते हैं। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है 3660, तो दोनों को जमा करके बाहर लिख दें, कितनी आएगी अमाउंट बाहर 188590, ये आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। अच्छा अब नेक्स्ट देखें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हैं 21460, तो बाहर रुपीज के कॉलम यानी कि अमाउंट के कॉलम के अंदर इसको आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखें आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। अब आप कहोगे सर बात सुने, डायरेक्ट आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, प्लांट की वैल्यू तो नहीं थी लिखनी हमने,
प्लांट की वैल्यू भी तो हमें दी हुई है ना 1,21,800। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको समझिए। 1,21,800 के ऊपर आप पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कितनी डेप्रिसिएशन अगर परसेंटेज में ना दी हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक, वो क्या होता है, वो होता है एस्टिमेटेड लाइफ माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, सॉरी एस्टिमेटेड लाइफ कह रहा हूं, कोस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो कोस्ट कितनी है 1,21,800 माइनस रेजिजुअल वैल्यू, तो उसने कहा था नो रेजिजुअल वैल्यू यानी कि जीरो। तो 1,21,800 में से माइनस जीरो करेंगे तो वो तो जीरो ही रहे, वो सॉरी वो तो 1,21,800 ही वैल्यू रहेगी। डिवाइड कर दें उसको, एस्टिमेटेड लाइफ है जो कि है 5। तो जब 1,21,800 को डिवाइड करेंगे 5 पर तो आपके पास डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल आएगी कितनी, 20,300। तो इसको आप रुपीज के कॉलम में लिख दोगे। अब आप स्टूडेंट्स यहां पर ये सोचोगे कि सर जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 हमें समझाया ना, तो उसमें आपने प्लांट की यहां पर वैल्यू लिख दी ओवरऑल, फिर क्रेडिट साइड पर आपने क्या किया था, वो 20,000 का प्लांट था, फिर क्रेडिट साइड पर आपने 20,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेके 2,000 आई, वो 20,000 में से माइनस 2,000 करके 18,000 आपने क्रेडिट साइड पर लिखा था। देखिए स्टूडेंट्स आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इस तरह नहीं ना करना चाहते, ये डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह कर लें। यहां पर लिखें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ओवरऑल इनर कॉलम में 1,21,800, उसमें से उसको इधर लिख लें, और क्रेडिट साइड पर क्या करें 1,21,800 की वैल्यू लिखें। क्लोजिंग प्लांट की वैल्यू लिखने के बाद ना आपने ये करना है कि उसमें से माइनस करनी है डेप्रिसिएशन, और ये जो डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे ना वो 20,300, यही डेप्रिसिएशन काउंट करके माइनस कर दोगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो 1,01,000 आई थिंक सो इस तरह की कोई वैल्यू होगी, उसको आप क्रेडिट साइड पर लिख देना, इस तरह कर लेना, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छा अमल ये है कि आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ही ले लो, और डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लेने का ये फार्मूला है। और जब आपने 1,21,800 को डिवाइड करना है ना 5 पर, तो ये है 10 मंथ की डेप्रिसिएशन निकलेगी, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, मार्च, 1 मार्च को, तो एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर को। तो 1 मार्च से 31 दिसंबर के दरमियान कितने मंथ बनते हैं, ये टोटल मंथ बनते हैं आपके 10। तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे ना, तो तब ये अमाउंट आपके पास आएगी 20,300। तो आप इसको डेबिट साइड पर लिख दीजिएगा। अब जितने भी एक्सपेंस थे ना वो हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिए, अब हम क्रेडिट साइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड पर देखें, सबसे पहले तो आप अपना एंडिंग मटेरियल लिखेंगे। एंडिंग मटेरियल आपके पास क्या था, मटेरियल आपके पास जो साल के एंड पे रह गया था वो था 21640 का, तो इसको आप रुपीज के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट आप रिकॉर्ड करेंगे कौन सी इनकम, वो जो वर्क सेटिस्फाइड आपने मालूम करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्क अनसेटिस्फाइड नहीं है, तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे वर्क सेटिस्फाइड, और अनसेटिस्फाइड को जब भी आपने लिखना है ना तो ऊपर हेडिंग दे देनी है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो इसमें आ गया वर्क सेटिस्फाइड कितना, वो तो हमें अमाउंट दी नहीं हुई, तो हम कैश रिसीव का लेंगे, कितनी परसेंटेज लेंगे, कैश रिसीव कितना था 6,41,700, इसका कैश रिसीव लेंगे, वो भी हमें सॉरी कैश रिसीव के साथ परसेंटेज लेंगे वर्क सेटिस्फाइड की, तो सर कोई परसेंटेज दी नहीं हुई, तो आप रिटेंशन मनी की तो दी है ना, उसने रोक के कितना पैसा रखा हुआ है, उसने रोक के रखा हुआ है 100 में से 10%, तो 100 में से 10 माइनस करो, पीछे 90% रह गया, तो आप करो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। आपको 100% पैसा चाहिए ना कि आपने कितना काम किया 100%। तो जब आप करेंगे 6,41,700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो आपके पास आएगा 7,13,000। इसको आप आउटर कॉलम में अमाउंट को लिख दीजिएगा। अब और कोई चीज नहीं है क्रेडिट साइड पर एज अ इनकम लिखने के लिए, तो ये दोनों अमाउंट्स को जमा कर लें। दोनों अमाउंट्स को जमा करेंगे, क्रेडिट साइड को जमा करेंगे, तो आपके पास आएगा 7,34,640 रुपीज। इसमें से जो है ना डेबिट साइड, उसकी तमाम आइटम्स को माइनस करते जाएं, तो आपके पास प्रॉफिट निकलेगा 67,500, यानी कि इतना प्रॉफिट कंट्रैक्टर को हुआ है इस कंट्रैक्ट के अंदर। अब इसमें से उसने कितने पैसे अपने पास रखने हैं, अपने बीवी बच्चों को देने हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए रखने हैं, और कितने पैसे उसने एज अ रिजर्व साइड पर रखने हैं। उसकी वजह क्या है रिजर्व रखने की, क्योंकि स्टूडेंट्स वो अगर रिजर्व नहीं रखेगा तो कल को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई उसको इश्यू क्रिएट हो सकता है, कोई ना कोई सिचुएशन इस तरह की आ सकती है कि उसको कोई लॉस हो सकता है, तो वो लॉस को बियर करने के लिए उसके पास कोई ना कोई पैसा एज अ रिजर्व मौजूद होना चाहिए। तो उसने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया था कि भाई 2/3 वाला फार्मूला लगा लो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोई अलहदा से वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, जैसे हम पीछे क्वेश्चन नंबर 5 4 3 2 1 में हम करते आ रहे हैं। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते
करते हैं, फार्मूले हमारे पास दो हैं, एक तो प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई 2/3 और साथ परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर लो, या अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो प्रॉफिट ये जो आया है आपके पास है 67,500, इसको मल्टीप्लाई बाय 2/3 करो और फिर मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड कर लो। वो फार्मूला भी आप लगा सकते हो। तो मैंने पहले वाला फार्मूला यूज किया है, तो फार्मूला मैंने क्या यूज किया, 67,500 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई मैंने किया 90 तकसीम 100 या डिवाइड 100, तो मेरे पास कितना आया 40,500 यानी कि 40,500। इतने पैसे वो एज अ प्रॉफिट यूज कर सकता है, यानी कि 67,500 में से वो 40,500 पैसे जो है ना अपने पर्सनल यूज के लिए वो यूज कर सकता है। इतने पैसे वो अपने घर में दे सकता है, बीवी बच्चों को दे सकता है। नेक्स्ट एज अ रिजर्व वो कितने रखेगा, अब 67,500 में से 40,500 माइनस कर दें तो 27,000 पैसा एज अ वो रिजर्व रखेगा। इसको मैंने बैलेंस C/D लिख दिया। आप चाहे इसके सामने ये भी इंग्लिश लिख सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस एज अ रिजर्व, या खाली लिख सकते हैं रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर देखें मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है ना वो आपको बनाकर दिखा दिया। अब नेक्स्ट उसने रिक्वायरमेंट क्या कही थी, वर्क इन प्रोग्रेस और बैलेंस शीट, तो अब हम उसको देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिए वर्क इन प्रोग्रेस आप कैसे बनाएंगे, वही फॉर्मेट होगा रेफरेंस रुपीज डेबिट क्रेडिट साइड ऊपर लिखी हुई है। डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब वो पीछे से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकालेंगे ना आप वर्क इन प्रोग्रेस। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अगर आप पीछे मूव ऑन करें ना तो आपके पास क्रेडिट साइड पर आपने लिखा था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब आपने बनाया था उसके अंदर आपने वर्क सेटिस्फाइड लिखा था, और यहाँ पर आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे वर्क सेटिस्फाइड, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बन रहा है। तो अगर वर्क अनसेटिस्फाइड भी होता तो उसको भी आपने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना था। तो वर्क सेटिस्फाइड आपके पास कितना है, 7,13,000, 7,13,000 आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क सेटिस्फाइड आ जाएगा। इसको आपने आउटर कॉलम में रुपीज के कॉलम में लिख दिया। अब क्रेडिट साइड पर आप क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दोबारा से हेडिंग देंगे और रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी 27,000, इसको आप अमाउंट बाहर रुपीज के कॉलम में लिखेंगे। ये भी क्या होता है, ये भी वो पैसा है जो इन प्रोसेस है। अभी इस पैसे का मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकता है, अगर मुस्तकबिल में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई लॉस हो गया तो इस पैसे को कॉन्ट्रैक्टर यूज करेगा। अब हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों के अंदर आपने 7,13,000 ये तो एज अ टोटल आपने लिख देना है। अब क्योंकि ये साइडें बराबर नहीं है तो आपने बराबर करना है, तो डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर दें, 7,13,000 में से माइनस कर दें 27,000, तो आपके पास अमाउंट आएगी 6,86,000। आपने इसको बैलेंस C/D कैरी डाउन कर देना है क्रेडिट साइड पर, तो आपका ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बन गया। नेक्स्ट है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की हेडिंग दें और नीचे लिखे एज ऑन 31 दिसंबर 2010, तो 2010 की जगह आपको जो भी वो ईयर देगा आपने वो ईयर यूज करना है, 2017, 18, 19, 20 जो भी है आपने वो लिख देना है। फॉर्मेट क्या होगा, लायबिलिटी रुपीज 61 रुपीज, लायबिलिटी रुपीज में लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट आपको कितना हुआ था, जो उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए लिया ना, जो मतलब वो जितने पैसे वो यूज कर सकता था वो था 40,500। आउटर कॉलम में आप इसको लिखेंगे। अब और क्या क्या लायबिलिटी थी, एक लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, एक लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वो भी लायबिलिटी थी ना, क्योंकि मुस्तकबिल में ये पैसा देना है, लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग वेजेस की अमाउंट क्या थी, 3660, एक ये अमाउंट थी और एक अमाउंट थी आपकी 490। इन दोनों को जमा करें, दोनों को जमा किया तो आपके पास आया 4150। आप इसको आउटर कॉलम रुपीज के कॉलम में लिख देंगे, तो ये तो आपकी लायबिलिटी साइड क्लियर हो चुकी है। अब एसेट साइड पर आ जाएं, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मटेरियल ऑन साइट कितना था, एंडिंग मटेरियल, देखें एंडिंग मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर का एसेट होता है, क्योंकि मुस्तकबिल में ना ये नेक्स्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको यूज कर सकता है, इस मटेरियल को, वो था 21,640 और रुपीज के कॉलम में आप ये अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, वर्क सेटिस्फाइड, वो कितना था 7,13,000, इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे आप रिजर्व, लेकिन आप कहोगे सर आपने तो बैलेंस C/D लिखा है, देखें आप यहाँ पर जो लफ्ज है वो रिजर्व का भी लिख सकते हैं, वो कितना था 27,000, तो इसमें से माइनस किया 7,13,000 में से 27,000 माइनस किया तो आपके पास आता है 6,86,000। अब इसमें से माइनस करें आप कैश रिसीव कितना था, वो था, ये फॉर्मेट है ना कि आपने इन चीजों को माइनस करते जाना, ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो कैश रिसीव था आपके पास 6,41,700, तो माइनस किया 6,86,000 में से इस अमाउंट को, तो आपके पास आएगा 4,44,300,
ये आपके पास अमाउंट आएगी, इसको आपने बाहर आउटर कॉलम में एज अ रुपीज कॉलम के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास एसेट एक और है, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी तो एसेट था ना, लेकिन आप इसकी अमाउंट को अंदर लिखेंगे। उसकी वजह बताता हूँ, वो थी 121800, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन भी तो हुई थी ना। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू को अंदर लिखें और इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करें, वो थी 20300। डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो पीछे वैल्यू कितनी रहेगी प्लांट एंड मशीनरी की, वो रहेगी 101500। तो उसको ऑर्डर कॉलम में लिख दो। देखो जब आप बैलेंस शीट बनाया करते थे ना बीकॉम पार्ट 1 में भी फाइनल अकाउंट के अंदर, तो आप हमेशा एसेट साइड पर फिक्स एसेट के अंदर, फिक्स एसेट के हेड के अंदर आप जो भी फिक्स एसेट होता था ना, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखकर उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करके फिर जो भी वैल्यू आती थी उसको आप बाहर लिखा करते थे। तो यही इस दफा यहाँ पर किया हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्लियर हो चुका। आई थिंक सो आपको ये समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इशू या क्यूरी है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको आंसर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।